और हेडलाइंस के बाद आज देखते हैं कि पूरे बुलेटिन में हम कौन सी खबरों पर फोकस करेंगे। न्यूज इन फोकस पर एक नजर। तो सबसे पहले आज मार्केट की सबसे बड़ी खबर, जी बिजनेस के ऑपरेशन फर्जी बुल रन का आज अच्छा खासा इंपैक्ट भी देखा गया। एग्जैक्टली ये ऑपरेशन है क्या, इसमें क्या खुलासे हुए हैं, ये पूरी तहकीकात पड़ताल ऑपरेशन की एक डिटेल आपके सामने होगी। इसके अलावा गहनों पर ऑफर बम्पर है, ये आपको बताएंगे कि फेस्टिव सीजन में गहनों पर किस तरह के ऑफर्स चल रहे हैं, किस तरह का रुझान है खरीदारी का, कारोबारी क्या कह रहे हैं और ग्राहकों के मन में क्या है, इसका पूरा विश्लेषण होगा। इसके अलावा गाजा के मैदान से भी लाएंगे तमाम अपडेट। और आज का सबसे बड़ा सवाल, गाजा का अब आगे क्या होगा। गाजा के अस्पताल में हमले के बाद अब राजनीति दुनिया की और इजराइल और हमास के बीच में जारी जंग किस ओर जाएगी, इसका पूरा विश्लेषण आपके सामने होगा। और साथ ही साथ आज त्योहारों पर जो सौगातों की बौछार हुई है, खासतौर से किसानों के लिए और नौकरी पेशा लोगों के लिए, सरकार की ओर से जो ऐलान किए गए हैं सौगातों के तौर पर, फेस्टिव सीजन में क्या वो लेकर आएंगे कर्मचारियों और किसानों के मन चेहरे पर मुस्कान, इसका भी होगा विश्लेषण। और अब बात जी बिजनेस के ऑपरेशन फर्जी बुल रन की। बुल रन, जी हां, ये एक ऐसा टर्म है जिसे सुनकर ही मन मुनाफे के सपनों से कुलाचे मारने लगता है। और हो भी क्यों ना, आखिर उगते सूरज को हर कोई सलाम करता है। इसीलिए तेजी का बुल रन सुनकर ही कुछ निवेशक आंख बंद कर शेयरों में पैसा लगाना शुरू कर देते हैं। और खासकर सरकारी शेयर के मामले में तो निवेशक और भी निश्चिंत हो जाते हैं। लेकिन तब क्या होगा जब आपको पता चले कि बुल रन ही फर्जी है और मैनिपुलेटेड है। जी हां, आम निवेशकों के हित में जी बिजनेस ने छोटे शेयरों में फर्जी बुल रन के बड़े खेल का पर्दाफाश किया है। आप भी देखिए जी बिजनेस का ऑपरेशन फर्जी बुल रन। ऑपरेशन फर्जी बुल रन। जी बिजनेस का बड़ा इन्वेस्टिगेशन, पीएसयू शेयरों की फर्जी तेजी का पर्दाफाश, कम फ्री फ्लोट शेयरों में तेजी का गेम, कैसे 3 महीनों में 3 गुना चढ़े शेयर्स। छोटे पीएसयू शेयरों में बड़े खेल का जी बिजनेस ने किया है पर्दाफाश। आखिर 3 महीनों में 100% से 200% तक शेयर कैसे चढ़ गए। इस खेल का हिस्सा बनी वो सरकारी कंपनियां जिनका फ्री फ्लोट काफी कम है, यानी इन कंपनियों का पब्लिक के पास सिर्फ 1% से 10% तक ही शेयर है। जी बिजनेस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन में पता लगाया है कि इस खेल में शामिल ज्यादातर कंपनियां घाटे में हैं। ऐसी ही एक कंपनी है एचएमटी। इसने पिछले 3 महीनों में 140% का रिटर्न दिया है, जबकि पब्लिक के पास यानी फ्री फ्लोट शेयर सिर्फ 0.7% है। एचएमटी पिछले 13 तिमाहियों में लगातार घाटा दिखा चुकी है। सिर्फ वित्त वर्ष 2021-22 की चौथी तिमाही में अन्य आय के चलते मुनाफा दिखाया था। FY12 से लेकर अब तक कंपनी की आय में ना के बराबर ग्रोथ है। KIOCL ने पिछले 3 महीनों के दौरान 141% का रिटर्न दिया है। इसके फ्री फ्लोट शेयर सिर्फ 0.84% है। पिछली 8 तिमाहियों में से 6 तिमाहियों में कंपनी घाटा दिखा चुकी है। वित्त वर्ष 2022-23 की पहली तिमाही में घाटा 44 करोड़ रुपए से बढ़कर 58 करोड़ रुपए रहा था। ITI का फ्री फ्लोट यानी पब्लिक के पास शेयर सिर्फ 1.99% है, जबकि कंपनी ने पिछले 3 महीनों के दौरान 191% का रिटर्न दिया है। हालांकि ITI के लिए पॉजिटिव खबर है, उनसे स्मैश नाम से पीसी और लैपटॉप बनाने जा रही है। स्कूटर्स इंडिया ने पिछले 3 महीनों के दौरान 55% का रिटर्न दिया है। इसके फ्री फ्लोट शेयर सिर्फ 2.25% है। वित्त वर्ष 2019-20 से आय लगातार 0 है और कंपनी में कोई कामकाज नहीं है। MMTC ने भी पिछले 3 महीनों के दौरान 150% का रिटर्न दिया है, जबकि फ्री फ्लोट शेयर सिर्फ 7.54% है। पिछली 5 तिमाहियों में लगातार कामकाजी घाटा दिखा रही है। लंबे समय से सरकार MMTC को बंद करने पर विचार कर रही है। एंड्रयू यूल ने 3 महीनों के दौरान 51% का रिटर्न दिया है, जबकि इसका फ्री फ्लोट शेयर सिर्फ 8.52% है। एंड्रयू यूल पिछली 13 तिमाहियों में से 8 बार घाटा दिखा चुकी है। पिछले 5 साल से लगातार कामकाजी घाटे में है। STC इंडिया ने 3 महीनों के दौरान 102% का रिटर्न दिया है। इसके फ्री फ्लोट शेयर सिर्फ 9.36% है।
वित्त वर्ष 2020-21 की चौथे तिमाही से आय ना के बराबर रही है। पिछले 13 तिमाहियों से लगातार घाटे में रही और पिछले 5 तिमाहियों से आय शून्य रही है। दरअसल कम फ्लोट वाले शेयरों को कॉर्नर करके बड़ी तेजी करना आसान हो जाता है। थोड़ा पैसा लगाकर फ्लोटिंग स्टॉक को साफ किया जा सकता है और कुछ लोग ऐसा करते दिख रहे हैं, यानी पूरा का पूरा फर्जी बुल रन चलाया जा रहा है। जी बिजनेस के ऑपरेशन फर्जी बुल रन का मकसद है रिटेल निवेशकों को आगाह करना। फर्जी बुल को लेकर जी बिजनेस के कुछ सवाल भी हैं, जिनका जवाब मिलना जरूरी है। घाटे वाली कंपनियों में तेजी क्यों है? सरकारी कंपनियों के शेयरों में तेजी क्यों है? कैसे हो रहा है कम फ्लोटिंग वाले शेयरों में खेल? न म्यूचुअल फंड न FII तो खरीदे किसने? सरकारी कंपनियों की वजह से इनकी तेजी पर शक नहीं। क्या सरकारी कंपनियों पर है सरकार की नजर? क्या अंत में रिटेल निवेशक ही फंसेंगे? जी बिजनेस के ऑपरेशन फर्जी बुलरन का असर भी हुआ है। ऑपरेशन के बाद बुलरन वाले PSU शेयर धड़ाम हो गए, लेकिन सवाल अभी भी कायम है कि फर्जी बुलरन के मास्टरमाइंड कौन है? PSU शेयरों के फर्जी बुलरन में कहीं रिटेल निवेशक ट्रैप तो नहीं हो जाएंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और जी बिजनेस के ऑपरेशन फर्जी बुल रन के खुलासे के बाद कंपनियों के शेयर पर कैसा इंपैक्ट पड़ा, आशीष बताएंगे। देखिए, ऑपरेशन फर्जी बुल रन के बाद स्टॉक्स में बड़ा तेज इंपैक्ट देखने को मिला। एक तरफ हम देख रहे हैं कि इन स्टॉक्स में लगातार बड़ी वॉल्यूम्स के साथ खरीदारी और तेजी देखने को मिली थी, लेकिन जैसे ही जी बिजनेस ने ये पेशकश आपके सामने रखी है, उसके बाद अगर आप देखें तो स्टॉक में आपको तगड़ा इंपैक्ट देखने को मिला। मिसाल के तौर पर अगर आप देखें तो जो लॉस मेकिंग कंपनीज का हमने जिक्र किया, बताया कि ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा नहीं है, फाइनेंशियल्स नहीं है, अर्निंग्स नहीं है। यहाँ पर आप देखें तो बाजार ने रियलाइज किया और गिरावट यहाँ पर आपको देखने को मिली। STC 10% की गिरावट यहाँ पर रही। MMTC 10% की गिरावट के साथ लोअर सर्किट रहा। स्कूटर्स इंडिया, जिसका कारोबार लगभग ना के बराबर है, आय का आंकड़ा 0 आता है, यहाँ पर भी आप देखें तो 5% की गिरावट देखने को मिली। HMT, इसका सर्किट फिल्टर ही 2% का है, लेकिन 2% की गिरावट के साथ लोअर सर्किट पर बंद हुआ। KIOCL, यहाँ पर भी आप देखिए तगड़ी 9% तक की 10% की गिरावट यहाँ पर आपको देखने को मिली। ITDC 7% लुढ़का, एंड्रयूल 7% और ITI जैसे स्टॉक, जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर भी आपको करीब करीब 10% तक की गिरावट दिन के दौरान देखने को मिली। तो इन स्टॉक्स में बड़ा तेज रिएक्शन देखने को मिला। एक तरफ इन स्टॉक्स में अलग तरीके का यूफोरिया देखने को मिल रहा था, लगातार तेजी आ रही थी और इसके पीछे कोई भी खबरों का या फंडामेंटल बैकिंग नहीं थी, लेकिन जैसे ही जी बिजनेस ने ऑपरेशन आपके सामने रखा, इन स्टॉक्स में बड़ी गिरावट देखने को मिली। तो आइए अब शुरू करते हैं आज की हमारी कवर स्टोरी। गाजा के अल अहली अस्पताल हमले के बाद से पूरी दुनिया स्तब्ध है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी हमले पर दुख जताया है और जिम्मेदारी तय करने की अपील की है। हमास और इजराइल दोनों एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। अब दिक्कत यह है कि बाइडेन इजराइल के साथ ही जॉर्डन जाकर इजिप्ट और फिलिस्तीनी राष्ट्रपति से मिलकर समाधान निकालना चाह रहे थे, लेकिन उनका प्लान चौपट हो गया। अब सवाल यह है कि गाजा का अब आगे क्या होगा? क्या गाजा में अस्पताल पर हमले के बाद अब पूरे युद्ध का रुख पलट गया है? क्या अब इससे चीजें और ज्यादा गहरा जाएंगी? शांति जिसके संकेत दूर दूर तक नहीं दिख रहे थे, क्या अब शांति की बात करना और पीछे चला गया है? क्या शांति अब और कोसों दूर जा चुकी है? क्या यह युद्ध ऐसे ही दुनिया को चिंता में डाले रहेगा? ये कब रुकेगा? कैसे रुकेगा? समाधान क्या होगा? इस पर आज विस्तार से चर्चा, लेकिन पहले यह समझिए कि बाइडेन जब इजराइल पहुंचे और जॉर्डन नहीं जा रहे हैं, तो उसका इंपैक्ट अब गाजा के मुस्तकबिल पर क्या पड़ेगा? हमास और इजराइल के बीच खूनी जंग में इन आम लोगों का क्या कसूर था? आखिर क्यों दो ताकतों के बीच में मासूम जिंदगियां पिस गई? ये सवाल पूरी दुनिया पूछ रही है और ये सवाल गाजा के मैदान में ही सिमट कर नहीं रह गए, बल्कि इनकी गूंज गाजा और इजराइल की सरहद पार जा चुकी है।
पूरी दुनिया अब युद्ध की विभीषिका समझ रही है और पूछ रही है कि खून का बदला कितना खून और लाश का बदला कितनी लाशों से लिया जाएगा। मंगलवार को देर रात गाजा पट्टी के एक अस्पताल पर रॉकेट से हमला हुआ और करीब 500 लोगों की मौत की खबर आई। मरने वालों में महिलाएं, बच्चे और बीमार शामिल थे। हमास ने इजराइल पर हमले का आरोप लगाया तो इजराइल ने हमास के दावे को झूठा बताते हुए इसे गाजा के ही आतंकियों का हमला बता दिया। गलती किसकी है ये वक्त ही साफ करेगा, लेकिन भारत समेत पूरी दुनिया निर्दोष नागरिकों की मौत से गमजदा है और जिम्मेदारी तय करने की बात कह रही है। ये हमला न सिर्फ युद्ध की विभीषिका को सतह पर ले आया बल्कि शांति की कोशिशों को भी एक बड़ा झटका दे गया। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन इजराइल आकर अपना सपोर्ट तो देना चाहते ही थे, साथ ही बाइडेन का जॉर्डन जाने का भी प्रोग्राम था। जॉर्डन में बाइडेन की किंग अब्दुल्ला द्वितीय से मुलाकात होनी थी, जबकि मिस्र में राष्ट्रपति अब्दुल फतह अल सीसी के साथ भी बाइडेन की बातचीत होनी थी। फलस्तीन प्रशासक प्रमुख मोहम्मद अब्बास को भी इस बैठक का हिस्सा होना था, लेकिन अब इस हमले के बाद बाइडेन का प्लान पूरी तरह फेल हो गया, क्योंकि जॉर्डन ने किंग अब्दुल्ला सीसी अब्बास के साथ मुलाकात का कार्यक्रम रद्द कर दिया। यही नहीं, तीनों देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने बाइडेन से मिलने से साफ इनकार कर दिया। ये मुलाकात इसलिए होनी जरूरी थी क्योंकि गाजा में आम फिलिस्तीनियों को मानवीय मदद के साथ साथ इस युद्ध की आंच को गाजा के आगे ना भड़कने देने की प्लानिंग पर विचार होना था। साथ ही इजिप्ट की तरफ से राफा क्रॉसिंग को खोलने पर भी शायद बात बनती और इसके साथ ही साथ अरब मुल्कों और इजराइल को साथ लाने की कोशिशों पर छाए संकट के बादलों को भी छांटने की कोशिश अमेरिका करना चाहता था। कुल मिलाकर ये मुलाकात गाजा में शांति की ओर उठने वाले पहले कदम के तौर पर देखी जानी थी, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। मेरे साथ बातचीत करने के लिए इस वक्त दो बहुत ही खास मेहमान जुड़ चुके हैं। आइए उनका परिचय आपसे करा दें। हमारे साथ हैं अनिल त्रिगुणायत सर, जो कि पूर्व राजनयिक हैं। बहुत बहुत स्वागत है त्रिगुणायत सर आपका। और हमारे साथ हैं मनोज जोशी सर, डिस्टिंग्विश्ड फेलो हैं ORF के साथ। मनोज सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले मैं आप दोनों से चर्चा की शुरुआत करूं, गाजा पर अल अहली अस्पताल में जो हवाई हमला हुआ है और सैकड़ों की जान चली गई, इसमें जो एक दूसरे पर छीटाकशी हो रही है, इजराइल ने कुछ ऑडियो और वीडियो सबूत जारी किए हैं। जरा इनको देख लेते हैं, क्या कह रहा है इजराइल और अरब वर्ल्ड इस पर किस तरह के रिएक्शंस दे रहा है, फिर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। गाजा के अस्पताल पर हुए हमले के बीच इजराइल पहुंचे अमेरिका के राष्ट्रपति ने जो बयान दिया, उससे इजराइल को बड़ी राहत पहुंची होगी। I was deeply saddened and outraged by the explosion at the hospital in Gaza yesterday. And based on what I've seen, it appears as though it was done by the other team, not you. But there's a lot of people out there not sure. So we got to overcome a lot of things. क्योंकि इस हमले ने हमास और इजराइल दोनों को कटघरे में खड़ा कर दिया है। युद्ध अपराध के दायरे से बचने के लिए दोनों एक दूसरे पर हमले का आरोप लगाने लगे। इजराइल को घेरने में हमास और फिलिस्तीन को दुनिया के कई मुस्लिम मुल्कों का साथ मिला, तो वहीं इजराइल को अमेरिका के राष्ट्रपति का सपोर्ट तो मिला ही, इजराइल ने एक के बाद एक कई सबूत पेश कर हमास को घेर लिया। इस ऑडियो रिकॉर्डिंग में हमास के दो आतंकियों की बातचीत के दावे किए गए, जिसमें अस्पताल पर हुए हमले के बाद एक आतंकी दूसरे से पूछता सुनाई दिया। من علمنا هذا شكله من علم مين اللي بيقول هيك؟ بيحكوا انه الشظايا تبعت الصاروخ انه الشظايا محليه مش। इस बातचीत में जब आतंकी इजराइल का नाम लेता है तो उसे नाम नहीं लेने की नसीहत दी गई और हमले की जगह तक बात पहुंच गई। ايش اصدر بتلاقيهم طالعين من المقبره اللي ورا المستشفى المعمداني دب اللي هو فسه ونزل عندي। यानी जंग में उतर पड़े इजराइल ने हमास के हमलों से बचने के लिए जिन तकनीकों पर भरोसा किया, वहीं इस गंभीर आरोप से बचाने में उनके हथियार साबित होने लगे। यही नहीं, इजराइल की सेना ने बड़ा दावा करते हुए एक रडार फुटेज जारी किया, जिसमें इजराइल के दागे रॉकेट और अस्पताल पर गिरे रॉकेट की दिशा दिखाने की कोशिश की गई। इसके बाद इजराइल सेना ने एक और तस्वीर जारी की, जिसमें अस्पताल कैंपस, धमाके और रॉकेट दागने की जगह दिखी और इसे हमास मिसफायर और भटके रॉकेट को हमले के लिए जिम्मेदार बताया गया। मामले की गंभीरता के साथ ही इजराइल को कटघरे में खड़े करने की नीयत से गाजा के स्वास्थ्य मंत्री अस्पताल के अहाते में ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पहुंच गए।
هذه هي القذيفة الأولى وهذه هي القذيفة الثانية وهذه بعض آثار ذلك القصف. लेकिन इजरायली फोर्स ने हमास पर एक और बड़ा आरोप लगाया और बताया कि ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाने के लिए घनी आबादी वाले इलाके पर रॉकेट दागे गए और इसे साबित करने के लिए गाजा के अंदर से दागे जा रहे हमास के मिसाइलों की लोकेशन भी दिखाए गए। यही नहीं, इसके बाद जहां जहां रॉकेट गिरे उसे भी दिखाकर ये साबित करने की कोशिश की गई कि नागरिक ठिकानों पर हमले के पीछे केवल और केवल हमास है, इसलिए गाजा को हमास से मुक्त कराने की जरूरत है। आरोप प्रत्यारोप एक जगह है, लेकिन युद्ध के बीच आम लोगों के बहते खून, बेगुनाहों की जाती जान और जिंदगी की आखिरी आस में इलाज के लिए पहुंचे अस्पताल पर हमले ने युद्ध की दशा और दिशा आने वाले दिनों में बदल देगी। इजराइल से विशाल पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो गुणायत सर, दोनों तरफ के अपने अपने दावे हैं, लेकिन अभी तक आपको क्या समझ में आ रहा है? आप लोगों के जहां पर चर्चा हो रही है वहां पर क्या इसे माना जा रहा है? ये हमला किसने किया? देखिए, ये तो कहना बड़ा मुश्किल है कि किसने हमला किया, क्योंकि युद्ध में जैसा आप जानते हैं कि कई बार इस तरह की तानाकशी, एक दूसरे को ब्लेम चलता है जब कोई चीज बिल्कुल बाहर हो जाती है। आपने देखा यूक्रेन युद्ध में भी यूक्रेन ने रशिया को ब्लेम किया था कि इसने एक मिसाइल दागी और बाद में अमेरिका ने बताया नहीं, ये यूक्रेनियन मिसाइल थी जो गलत चली गई, उससे हुआ जो भी। तो इस तरह की चीजें, फेक नैरेटिव्स और काउंटर नैरेटिव्स जो हैं, अब बड़े कॉमन सी बात है, ये ग्रे जोन वॉरफेयर का बड़ा हिस्सा है। लेकिन असली बात यह है कि इजराइल जो है पिछले 12 दिनों में लगातार हमले कर रहा है। बहुत सारी बिल्डिंग्स तबाह हुई हैं, हजारों लोग मारे गए हैं और हजारों लोग घायल हुए हैं। तो हॉस्पिटल्स जो हैं वो जनरली सैक्रोसैंक्ट माने जाते हैं युद्ध में, जो मेडिकल पर्सनल हैं उन सब के लिए भी। तो आप कोई डेफिनेटिवली कह नहीं सकते अभी जब तक कि पूरी की पूरी सिचुएशन नहीं आती। देखिए, जैसे आपने वो एक क्लिप सुनाई या आपने कोई वीडियो क्लिप बना दिया, तो ये आज की डेट में कोई मुश्किल काम है क्या? तो इसलिए मैं ये समझता हूं कि ये एक जो अपने आप को उससे बचाने की कोशिश है, लेकिन उसके बावजूद अगर मान लीजिए कि इसमें इजराइल इन्वॉल्व नहीं है, हमास का खुद का ही हुआ है, तो लेकिन आज की डेट में जिस तरह से सिचुएशन है वहां की, उसमें और भी ज्यादा चांसेस हैं कि और भी ज्यादा लोग मरने वाले हैं, और भी ज्यादा सिविलियन कैजुअलिटीज होने वाली है, और उसके चलते आगे क्या होगा। तो देखिए, ये सब तो चलता रहेगा, चाहे वो गलती से हुआ, चाहे उनकी खुद की मिसाइल लगी या इजराइल ने लगाया, इसके बारे में पता लगे। लेकिन आप इससे अंदाजा लगाइए, प्रेसिडेंट बाइडेन आते हैं वहां पर, और उनको उनका रोल जो लोग सोच रहे थे वो ये था कि किसी तरह से शायद है वो इजराइल को, और ब्लिंकन जो है कई दिनों से काम कर रहे थे उनके सेक्रेटरी, ये था कि किसी तरह से वो इजराइल को काउंटर ऑफेंसिव, जो ग्राउंड ऑफेंसिव होना है, उससे रोकें, और जो प्रिजनर्स हैं हमास के पास में उनको रिलीज किया जा सके। सबसे मेन चीज ये थी ताकि ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर बन जाए, किसी तरह की सीज फायर हो। आज तक अमेरिका ओपनली सीज फायर के पक्ष में नहीं है। उन्होंने जो रशिया का और यूएई का जो एक रेजोल्यूशन था यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में, उसको भी उन्होंने नकार दिया। तो मेरा मानना यह है कि इसमें बड़ी जो सब एक ही पावर दुनिया की इस वक्त ऐसी है अमेरिका, जिसके पास ये एक शक्ति है कि वो किसी तरह से भी इन दोनों के बीच में एग्जैक्टली जो हमारी फर्स्ट रिपोर्ट थी वो यही थी कि जो बाइडेन, ये जो अम्माम जो मीटिंग नहीं हो पाई, जो जॉर्डन मीटिंग्स नहीं हो पाई, अब उसका आगे क्या होगा? जोशी सर, बाइडेन स्वाभाविक रूप से एक क्रेडिबल नेगोशिएटर की भूमिका निभाना चाहते थे। ब्लिंकन साहब उनके लिए बड़ा तगड़ा होमवर्क कर रहे थे पिछले 3-4 दिनों में। अब अचानक से उनका मीटिंग को कैंसिल कर देना, जॉर्डन, मिस्र और वेस्ट बैंक के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं उनका मीटिंग को बिल्कुल बायकॉट कर देना, क्या आप इसको कोई टाइमिंग के रूप में देख रहे हैं कि बाइडेन चाह रहे थे कि सब मिलकर बैठें, बातचीत करें, और अचानक से ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं या कर दी जाती हैं कि बाइडेन ये बैठक ना कर पाए? कुछ टाइमिंग आपको नजर आ रही है सर? देखिए, मैं कुछ दो बात कहना चाहता हूं। एक तो पहले जो आपने हॉस्पिटल पे जो हमला है उसके बारे में इजराइल ने कुछ सबूत सामने रखे हैं, उसमें एक रिकॉर्डिंग है। जहां तक मेरी जानकारी है, हमास के जो ऑपरेटिव्स हैं वो सेल फोन इस्तेमाल नहीं करते हैं।
क्योंकि उनको मालूम है कि इजरायली हर समय उसको सुनते रहते हैं। तो अब ये जो कुछ बातचीत ये कह रहे हैं हुई है, जिसका ये इनको सबूत मिला है, या तो ये कोई भी एक साधारण लोग कुछ आपस में बातचीत कर रहे हैं उसका वर्णन दे रहे हैं। पर जहां तक कि हमस है, वो शायद ही जो है ओपन लाइन पे, मतलब खुली लाइन पे ऐसी बातचीत करेगा। मतलब मैं एक काउंटर आर्ग्यूमेंट दे रहा हूं, और काउंटर आर्ग्यूमेंट ये भी है कि जहां तक कि खासकर रॉकेट हैं, इनके जो वॉरहेड होते हैं वो 25 किलोग्राम के होते हैं। जितनी डैमेज हुई है अस्पताल में, वो एक वॉरहेड से नहीं हुआ है, बहुत कुछ और हुआ है। पर 500 लोग अगर मरे हैं तो बहुत बड़ा बम है, मतलब 1000 किलोग्राम का बम होना चाहिए जिससे कि ये डैमेज हो सकती है। तो अब सवाल ये उठता है कि जब तक वहां पे कोई खास इन्वेस्टिगेशन ना हो, जो बम गिरा था, रॉकेट गिरा था, उसके जो पार्ट्स हैं, हिस्से हैं, वो ना निकाले जाएं, तब तक ये कहना बड़ा मुश्किल है कि किसने ये किया है। पर बात असल में आखिर में बात ये है कि लोग वहां पे मासूम लोग, इनोसेंट लोग जो हैं वो मर गए हैं, 500 लोग मर गए हैं, और ये भविष्य, एक खतरनाक भविष्य हमारे सामने आ रहा है। जहां तक कि बाइडेन साहब हैं, उनकी उम्मीद थी कि ये जो कॉन्फ्रेंस जॉर्डन में होने वाली थी, वहां पे ये बातचीत करेंगे, कुछ ना कुछ निकलेगा। पर आपको शायद आपने ये देखा होगा कि ब्लिंकन जो हैं पिछले 5-10 दिन में कम से कम 7-8 बार जो है अलग अलग मुल्क जा चुके हैं, और जहां तक की खबरें आ रही हैं उसमें ये साफ लग रहा है कि उनके जो विचार हैं, उनके जहां तक कि अरब मुल्क हैं, वहां पे पैलेस्टाइन के ऊपर विचार जो हैं बदल गए हैं। मतलब बीच में पैलेस्टाइन को वो नकारते थे, अरब मुल्क थे, अब जो है दोबारा ये एक सेंट्रल इशू बन रहा है, और सेंट्रल इशू बन गया है। और इसको जो है जितने भी अरब मुल्क हैं अपने सामने रख रहे हैं, और जो उनकी नीतियां हैं वो इस पे चला रहे हैं। एब्सोल्युटली सर। और अमेरिका जो है इस मोड़ पे है, क्योंकि उसने तो साफ साफ बाइडेन साहब के वहां आने से ये साफ हो गया है कि वो इजराइल के पक्ष में सामने आया है। तो इस समय एक खतरनाक मोड़ जो ले चुका है ये जो कॉन्फ्लिक्ट है वहां पे गाजा में, और मुझे लग रहा है कि और खून खराबा जो है हमारे सामने है। एब्सोल्युटली। ये एक ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो गई है गाजा में कि अब जो लोग समझ बना रहे थे, दुनिया में एक समझ बन पा रही थी कि एग्जैक्टली ये क्या हुआ, क्यों हुआ, आगे क्या होगा, उस समझ को ही पलट दिया है अस्पताल पर हमले ने। लेकिन अब एक 2 सवाल बचते हैं। अगर ये हमला जानबूझकर किया गया है तो उसका इंटेंशन क्या है, और अगर ये जानबूझकर नहीं हुआ, किसी भी पार्टी की तरफ से हुआ, तो क्या ये गलती से हो गया? क्या वो टारगेट नहीं करना चाह रहे थे और टारगेट हो गया? क्या ये गलती थी या एक टारगेटेड अप्रोच थी? और अगर टारगेटेड अप्रोच थी तो उसका मकसद क्या है, इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। और उसके बाद जो वैश्विक आवाजें हैं जो अब बदल गए हैं, सुर भी बदल रहे हैं, नजरिए बदल रहे हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो गाजा का मैदान, लेकिन समाधान कैसे निकले, क्योंकि वहां पर जो नागरिक हानि हो रही है, जो आम लोगों की जान जा रही है, अब उससे पूरी दुनिया व्यथित है और चाहती है कि इसका कुछ समाधान निकले, लेकिन समाधान का कोई सिरा मिल नहीं रहा है। डोर दिन ब दिन उलझती जा रही है। त्रिगुणायत सर, अब मैं थोड़ा सा इंटेंशन पर आऊंगा। अगर हम हमास के दावों को इस वक्त स्वीकार करें और उनकी थ्योरी पर चलें और इजराइल ने ही ये हमला किया, तो पहली बात, क्या ये टारगेटेड अप्रोच था? क्योंकि बार बार साउथ की तरफ जाने को कह रहा है इजराइल गाजा के सिविलियंस को, और ये हमला साउथ में ही होता है, वो भी हॉस्पिटल पर। तो क्या हम ये माने कि गलती से हो गया इजराइल से, या फिर कुछ सोची समझी क्या रणनीति इसको कहें, या क्या कहें सर? देखिए, ऐसा है कि जब से ये अटैक्स हुए हैं, टेरर अटैक्स हमास ने किए, उसके बाद से इजराइल ने ये
फैसला ले लिया है कि इस बार हमको हमास को हर तरह से खत्म कर देना है। बिल्कुल, अब विजुअल थिंकिंग हो सकती है, लेकिन उनका ये टारगेट है। उनका दूसरा टारगेट ये भी था कि किसी तरह से ज्यादा लोग जो हैं गाजा से बाहर चले जाएं, ताकि वो गाजा या तो खाली हो जाए किस तरह से, या वहां पर उनको खाली लड़ाई करने के लिए मैदान हमास के साथ मिले और वो उसको ऑक्यूपाई भी कर पाए। आपने देखा बाइडेन साहब ने स्टेटमेंट दिया हुआ है कि इट विल बी ए बिग मिस्टेक फॉर इजराइल टू ऑक्यूपाई गाजा अगेन। तो ये जो चीजें हैं वो बैकग्राउंड है, तो वो पूरी तरह से ऑल आउट वॉर करना चाहते हैं, लेकिन अभी तक वो इसलिए नहीं हुआ क्योंकि बाइडेन के आने की विजिट की बात थी। लेकिन तो इसमें आप अगर कॉन्स्पिरेसी थियरी को लगाएंगे तो दोनों तरफ से ये बात सिद्ध हो जाती है कि अगर देखिए इजराइल उधर से ईरान ने किया, या आप समझ लीजिए हमास ने किया, या इस्लामिक जिहाद ने का गलती से उधर चला गया, या रॉकेट जिससे इतने लोगों की जान गई, तो उससे उनका क्या फायदा होने वाला है उसमें। देखिए इस वक्त हर आदमी यही चाहता था कि किसी तरह से ये ज्यादा बड़ा इन्वेजन ना हो, ताकि उसके चलते हुए लोगों की जो सिविलियंस हैं उनकी जान ना जाए। ये एक ग्लोबल कम्युनिटी जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है उसका एक ही सिद्धांत है, तो उसका कोई फायदा नहीं होने वाला है। इजराइल पिछले 12 दिनों से लगातार बॉम्बिंग कर रहा है, कारपेट बॉम्बिंग किया है, जगह जगह आपने देखा है कि कई सारे और भी अस्पताल और भी जो उनके स्टोरेज फैसिलिटीज हैं। दूसरी चीज ये है कि इजराइल ये भी जानता है कि इन जगहों में जो हॉस्पिटल्स वगैरह हैं या दूसरे इस तरह की पब्लिक यूटिलिटी की जगह हैं, वहां पर भी कई बार टेररिस्ट ग्रुप्स जो है वहां पर रह सकते हैं। तो इजराइल के पास इस चीज की भी इंटेलिजेंस होती है, तो ये पॉसिबल है। अब गलती हुई है या टारगेटेड अटैक किया, ये तो जब तक नहीं कहा जा सकता है। जैसे जोशी ने भी कहा कि जब तक जोशी सर के बाइडेन साहब ने इसको कह दिया कि कोई सेकेंड पार्टी, other party have done this. other team yes, मैं वही कह रहा हूँ, अदर टीम किसकी, ये एक बड़ी बात है सोचने की। तो वो एक तरह से ना उन्होंने ब्लेम इधर किया, उन्होंने आवाज बट बोल सकते थे, वो बोल सकते थे ईरान ने किया, लेकिन वो नहीं किया, उन्होंने अदर टीम बोला। जबकि इजराइल जो है वो पूरी तरह से एक इस्लामिक जिहाद ग्रुप जो है वहां पर उसको रिस्पॉन्सिबल मान रहा है इस बात। एब्सोल्युटली जोशी सर, लेकिन अब सवाल यही उठता है कि अगर इजराइल ने ये अटैक किया भी है तो उसका फायदा क्या होगा? इस युद्ध में शुरुआत में जो सिंपैथी गेन की थी इजराइल ने, अगर दुनिया को ये पता चला या इस बात का शक हुआ, जैसा कि अभी हमास के जो आरोप लग रहे हैं और अरब कंट्रीज भी नहीं मान रही हैं इजराइल की दलील को, वो ये साफ कह रहे हैं कि इन्होंने किया, बट इजराइल ऐसा क्यों करेगा? अगर वो सिविलियंस पर अटैक माना जाएगा तो सिंपैथी तो लूज करेगा इजराइल। देखिए यही तो उस इलाके की दुविधा है। जैसे त्रिभुवनाथ साहब ने भी कहा कि जरूर मुझे इसमें कोई शक नहीं है कि हमास, पैलेस्टीनियन जिहाद और भी जो इनके मिलिटेंट ग्रुप्स हैं, वहाँ के टेररिस्ट ग्रुप्स हैं, वो लोग स्कूल, अस्पताल यहाँ पे ऐसे शरण लेते हैं और उनको उनके पीछे जो है अपना काम करते हैं। वहाँ पे हो सकता है स्टोरेज कर रहे हो, वहाँ पे हो सकता है उसके बीच में हेडक्वार्टर बनाए हों। अब जो इजराइल से जो पहले खबरें आई थी, कहा था कि हमने एक टेररिस्ट बेस अस्पताल के अंदर जो था उस पर हमला किया, अब वो हटा दी गई है वेबसाइट से। तो ये जरूर है कि हमास और पीजेआई जो है ये अस्पताल, स्कूल और ये ऐसे जो इलाके हैं, आबादी वाले इलाके हैं, उसका इस्तेमाल करता है। पर अगर वहां पे हमला होना है तो ये देखना है, देखिए जहां तक कि इंटरनेशनल लॉ ऑफ वॉर है, वहां ये है कि आप डिलिबरेटली हमला नहीं कर सकते हैं सिविलियन के ऊपर। और अगर इजराइल को मालूम था कि वहां पे ये अस्पताल है, यहाँ पे इतनी कैजुअलिटीज होंगी, तो और वहां पे हमास का बेस है या हमास या पीजेआई का बेस है, तो मैं समझता हूं कि इजराइल को 2 बार सोचना था कि क्या किया जाए इसके बारे में। और ये समस्या उसके सामने आगे भी आएगी, अगर जब वो गाजा के पट्टी के अंदर जाएगी तो कई ऐसे इलाके होंगे जहां की हमास जो है
सिविलियन फैसिलिटीज का इस्तेमाल करेगी और सिविलियन कैजुअलिटीज होंगी। अब ये चीज जो है ये हम सबको देखना है कि अब इसका क्या मतलब, इसका लिमिट क्या होगा, कहां तक जो है हम ये झेल सकते हैं कि गाजा की जो नॉन कॉम्बैटेंट पॉपुलेशन है उसको टारगेट बना सकते हैं कि नहीं, इजराइल बना सकता है कि नहीं। एब्सोल्युटली, यानी कि अगर इसे हम इजराइल के रिवेंज के रूप में देखें तो ये भी तो तय करना होगा इंटरनेशनल कम्युनिटी एक लिमिट के बाद। त्रिगुणायत सर ये भी तो पूछेगी कि क्वांटम ऑफ रिवेंज क्या होगा, आपके एक नागरिक के बदले कितने नागरिकों का खून, ये तो सवाल पूछे जाएंगे, क्योंकि एक ऐसा क्राइसिस है जिससे हर कोई कंफर्टेबल नहीं है सर। तो कहीं ना कहीं तो अब आगे क्या होगा सर? देखिए, अभी मेरा मानना यह है कि मैं यही सोच रहा था, और पता नहीं अंदर बात क्या हुई है, क्योंकि बाहर तो नहीं आया। बाहर में तो बाइडेन साहब ने ना पूरा सपोर्ट ही उनको किया, बल्कि उनको कहा कि ये आपने हमला नहीं किया है, ये बात सीधा नेतन्याहू के लिए कही उन्होंने। तो इससे ये लगता है कि उन्होंने जो शायद ओवरटली कह दिया हो कि भाई लिमिटेड अपना इन्वेजन रखो या कुछ इस तरह की बात। लेकिन इससे देखिए कंस्ट्रेन तो इजराइल को हो ही जाएगा, क्योंकि ये जो जितने लोग, कई हजार लोग मर चुके हैं अब तक टोटल 12 दिन के अंदर में, और 1400 इजरायली भी मरे हैं, कितने हजारों यहाँ पे भी। और आज भी जो है डेट में वहां पे दोनों तरफ से हमले हो रहे हैं, इजराइल के बहुत ज्यादा हैं, उनके थोड़े कम हैं, लेकिन लगातार वो भी हिट कर पा रहे हैं हमास। तो हमास जो है बड़ा एम्बोल्डन और बड़ा स्ट्रेंथन हो गया है। तो अब इस वक्त में जो यूनाइटेड नेशंस में डिस्कशन चल रहा है इसके ऊपर में, दूसरा ब्राजील का एक प्रपोजल जो इस वक्त वोट होना है, मुझे नहीं पता हो गया कि नहीं, लेकिन उसके बाद हमको पता लगेगा कि आगे का रास्ता क्या है। क्योंकि देखिए, इजराइल, वही बात आपने कही कि रिट्रीब्यूशन या रिवेंज किस हद तक, 1 to 10 क्या रेशियो है। नॉर्मली लोग कहते हैं कि इजराइल 1 to 10 में बिलीव करता है, लेकिन अगर 1 to 1000 हो जाता है तो अब प्लस आप इंटरनेशनल लॉ में, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में, इंटरनेशनल लॉ को, रूल ऑफ लॉ को अगर फॉलो नहीं करते, ह्यूमैनिटेरियन लॉ को फॉलो नहीं करते और कहते हैं कि हम इस बात में विश्वास ही नहीं रखते, तो फिर उसका कौन करे। क्योंकि आप कब तक, जब तक इस रीजन में पैलेस्टाइन इशू के ऊपर में डिस्कशन नहीं होगा, निगोशिएशन नहीं होगा, सेटलमेंट नहीं होगा, तो ये बातें बार बार होती रहेंगी। ये आप देख लीजिए, 5वीं बार लड़ाई हो रही है हमास और इजराइल के बीच में, 2021 में हुई थी, इस बार और भी ज्यादा भयानक लड़ाई हुई है, और इससे दिख गया कि हमास क्या कर सकता है। तो हमें ये देखना है कि जो जिस तरह के एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स हैं ये लीड ना लें। और इसमें अनफॉर्चुनेटली इस बार में यही हुआ है कि हमास और ज्यादा पॉपुलर हो गया है बनिस्बत पैलेस्टीन अथॉरिटी के और महमूद अब्बास और उन सब के। तो वो आज की डेट में एक नैरेटिव बढ़ाएंगे अपना उसको लेकर के। यस सर, ये थोड़ा सा एक ऐसी सिचुएशन है जिस पर सारी दुनिया की नजर होगी, इंक्लूडिंग भारत। भारत ने अपना समर्थन दिया है इजराइल को, क्योंकि उस पर हमला, आतंकी हमला शुरुआती दौर पर हुआ था और भारत ने उसको कंडेम करने में और इजराइल का समर्थन करने में कोई देरी नहीं की। लेकिन अब आगे इस युद्ध का क्या होगा, बहुत क्विकली मनोज जोशी सर, मैं थोड़ा सा इजराइल के अंदर की स्थिति भी पढ़ रहा हूँ, वहाँ पर वहाँ के भी अखबार में पढ़ रहा हूँ, जो ज़्यादातर तो वहाँ पर सरकार समर्थित राइट विंगर्स जो हैं अखबार हैं, लेकिन कुछ लेफ्ट विंगर्स जो या लिबरल जो कहें, उनमें भी बात चल रही है। नेतन्याहू साहब के खिलाफ बहुत सारा रोष है। कुछ वहाँ पर कुछ सर्वेज हुए हैं जिसमें नेतन्याहू साहब की जो लोकप्रियता है वो ज़बरदस्त रूप से घटी है, और ये कहा जा रहा है कि भाई आप इसके जिम्मेदार हैं और आप जिम्मेदारी क्यों नहीं ले रहे हैं। दूसरी तरफ जो सरकार से समर्थन रखने वाली जो फोर्सेस हैं या जो आवाज़ें हैं, वो ये कह रहे हैं कि भाई अभी आप ज़्यादा मत पूछिए, इस समय तो हमारे अस्तित्व का सवाल है, इसलिए बस आगे बढ़िए आप और बदला लीजिए। अब इजराइल आगे क्या प्लान कर रहा है सर? वो क्या गाजा पर कब्जा कर देगा या हमास को चुन चुन कर खत्म करने के बाद वापस आ जाएगा? देखिए, चुन चुन को अगर खत्म करने का जो प्रयास है उस पर कई साल लग सकते हैं। ये इतना आसान नहीं है कि आप गए और वहां आप मार के चले आए। जो इस समय जो समस्या है इजराइल के सामने, इजराइल को शायद खुद ये नहीं समझ आ रहा है कि कैसे इसको झेला जाए।
क्योंकि 2005 में इजराइल ने वहां की ऑक्यूपेशन छोड़ के बाहर निकल आए थे। इसलिए नहीं निकल आए थे कि क्योंकि वो बहुत शरीफ लोग हैं, वो इसलिए निकल आए थे कि क्योंकि उसको वो झेल नहीं पा रहे थे। और भविष्य में अगर अब इस आज की स्थिति में वो वहां जाते हैं, गाजा को तहस नहस करते हैं और फिर वहां की ऑक्यूपेशन करते हैं, मिलिट्री ऑक्यूपेशन करते हैं, ये एक आसान काम नहीं है। ये इजराइल की मिलिट्री के काबिल नहीं है। मैं इतना आपसे साफ कह सकता हूं कि वहां पे टेम्परेरीली जो है कुछ टाइम के लिए आप जा सकते हैं और आ सकते हैं वापस, पर वहां पे आप ऑक्यूपेशन नहीं कर सकते हैं। अगर ऑक्यूपेशन नहीं कर सकते हैं तो शायद आप हमास को खत्म नहीं कर सकते हैं। तो कुछ भी होगा तो दोबारा उभरेगा। 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल, यही हुआ। यही हमने देखा है अभी कि सब लोग सोच रहे थे कि ये मामला सब खत्म हो चुका है, इजराइल ने सबको पस्त कर दिया है, दबा दिया है, पर आखिर में एक भूकंप हमारे सामने आया। तो इजराइल को जो है, अगर इजराइल में कुछ समझ है तो बहुत सोचना होगा। जहां तक कि नेतन्याहू साहब हैं, वो तो उनकी तो रेपुटेशन बिल्कुल खत्म हो चुकी है, क्योंकि अगर ये 1948 के बाद सबसे खतरनाक हमला इजराइल के ऊपर हुआ है और वो वहां के प्रधानमंत्री थे, तो मैं नहीं समझता हूं कि वो किसी भी सूरत में वहां पे ये जब ये मामला थोड़ा ठंडा होगा वहां उसके बाद वहां रह सकते हैं। अगर उनमें कुछ समझ होती तो अभी तुरंत इस्तीफा दे देती। ये इजराइल के अंदर की कहानी भी बड़ी विचित्र है और इसको अगर आप देखेंगे तो दिन ब दिन वहां पर नेतन्याहू साहब से सवाल जवाब बढ़ते जा रहे हैं। देश पूरा एकजुट है, इस हमले के खिलाफ पूरी तरह से एकजुट है इजराइल। वो चाहता है कि उनके एक एक नागरिक की जो जान गई है उसका बदला हो, लेकिन जिम्मेदारी भी तय हो। ये लोग वहां के मान रहे हैं और ये वहां से आ रही रिपोर्ट से ये पता चलता है। बहरहाल इस बीच पूरी दुनिया और भारत यही चाहता है कि इसमें दोनों ओर से आम नागरिकों की मौत ना हो, उन्हें नुकसान ना हो, सिविलियन कैजुअलिटीज कम से कम हो और एक सिंक्रोनाइज्ड वे में अगर वॉर भी हो रही है तो वो रूल ऑफ वॉर के तहत हो। ये हैफेजार्ड में ऐसा कुछ ना हो अपनी अपनी मनमर्जी का। तो ये पूरी दुनिया भी चाह रही है और भारत भी चाह रहा है। अब देखते हैं इसमें आगे क्या डेवलपमेंट्स होते हैं, उस पर नजर हमारी बनी रहेगी। थैंक यू सो मच अनिल त्रिगुणायत सर, आपने वक्त निकाला हमारे लिए। मनोज जोशी सर, थैंक यू सो मच आपका। तो ये थी हमारी पहली कवर स्टोरी। आइए दिन भर की खबरों पर एक बार नजर डाल लेते हैं। सुबह से लेकर शाम तक क्या हुआ टॉप न्यूज में, फटाफट अंदाज में ये देख लेते हैं। मिजोरम विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अपने 21 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है और इससे पहले पार्टी ने 12 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट आज सुबह जारी की। मणिपुर में नामांकन की आखिरी तारीख 20 अक्टूबर है और 21 अक्टूबर को नामांकन की जांच होगी। साथ ही उम्मीदवार 23 अक्टूबर तक अपना नाम वापस ले सकेंगे। मिजोरम विधानसभा की 40 सीटों के लिए विधानसभा का चुनाव 7 नवंबर को होगा, जबकि वोटों की गिनती 3 दिसंबर को होगी। मिजोरम में पिछले विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग 28 नवंबर को हुई थी और चुनाव नतीजे आए थे 11 दिसंबर को। मिजोरम की 40 में से 39 सीटें एसटी वर्ग के लिए आरक्षित हैं। राजस्थान में चुनावी पारा 7वें आसमान पर है। कोटा में आज बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अशोक गहलोत सरकार पर जमकर निशाना साधा। नड्डा ने गहलोत सरकार पर राज्य के लोगों के साथ धोखा करने का आरोप लगाया। नड्डा ने कहा कि क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े बताते हैं कि महिलाओं के खिलाफ अपराध में राजस्थान नंबर 1 है। राजस्थान में सभी विधानसभा सीटों के लिए एक ही चरण में 25 नवंबर को वोटिंग होगी। चुनाव के परिणाम 3 दिसंबर को घोषित कर दिए जाएंगे। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। दूसरी लिस्ट में 53 उम्मीदवारों के टिकट दिया गया है। इस लिस्ट में कई मौजूदा विधायकों को टिकट भी दिया गया है। महेंद्रगढ़ से रमेश सिंह, जगदलपुर से जितिन जायसवाल, रायपुर ग्रामीण से पंकज शर्मा, रायपुर वेस्ट से विकास उपाध्याय चुनाव लड़ेंगे। इससे पहले कांग्रेस ने 30 विधानसभा सीटों के लिए उम्मीदवार घोषित किए थे। चुनाव आयोग ने छत्तीसगढ़ की कुल 90 विधानसभा सीटों के लिए 2 चरणों में विधानसभा के चुनाव होने। राज्य में 90 विधानसभा सीटों के लिए 7 और 17 नवंबर को वोटिंग होगी। वहीं चुनाव के परिणामों की घोषणा मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना और मिजोरम के साथ ही 3 दिसंबर को की जाएगी। पत्रकार सौम्या विश्वनाथन की हत्याकांड मामले में अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। दिल्ली की साकेत कोर्ट ने सभी आरोपियों को दोषी करार दिया है। आरोपियों को मकोका के तहत सजा सुनाई गई है। कोर्ट के फैसले पर पत्रकार सौम्या विश्वनाथन की मां का कहना है कि दोषियों को सख्त सजा मिले।
आपको बता दें कि सौम्या विश्वनाथन की 30 सितंबर 2008 को सुबह 3 बजे गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने 5 लोगों को हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया था। तभी से सभी आरोपी पुलिस हिरासत में हैं। यूपी के पूर्व मंत्री और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव आजम खान, उनकी पत्नी तजीन फातिमा और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को रामपुर कोर्ट ने 7-7 साल की सजा सुना दी है। मामला अब्दुल्ला आजम खान के 2 जन्म प्रमाण पत्र से जुड़ा हुआ है। इस मामले में 2019 में केस दर्ज कराया गया था। अब्दुल्ला आजम खान पर पहले जन्म प्रमाण पत्र के आधार पर पासपोर्ट प्राप्त करने और विदेशी दौरे करने और दूसरे प्रमाण पत्र का उपयोग सरकार से संबंधित उद्देश्यों के लिए करने का आरोप है। आरोप है कि दोनों प्रमाण पत्र फर्जी तरीके से और पूर्व नियोजित साजिश के तहत जारी किए गए थे। सिक्किम में 4 अक्टूबर को तीस्ता नदी में आई बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 40 हो गई है। पाक्योंग में सबसे ज्यादा 15 मौतें हुई हैं। 76 लोग अभी भी लापता हैं। सिक्किम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के मुताबिक सभी 4 प्रभावित जिलों में अब तक 4,418 लोगों को निकाला गया है। बताया गया है कि वर्तमान में राज्य के 4 जिलों में स्थित 19 राहत शिविरों में 1,852 लोग रह रहे हैं। पंजाब को नशामुक्त बनाने के लिए सीएम भगवंत मान ने नशे के खिलाफ बड़ा अभियान शुरू किया है। सीएम मान ने अमृतसर के श्री हरमिंदर साहिब में 35,000 बच्चों को शपथ दिलाई। इस दौरान सीएम भगवंत मान ने युवाओं को शहीद भगत सिंह जैसे वीर योद्धाओं के बलिदान को याद कराया। सीएम ने स्वर्ण मंदिर में अरदास भी की। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि श्री हरमिंदर साहिब सदियों से मानवता के हर नेक काम के लिए प्रेरणा के स्रोत रहे। दिल्ली सरकार ने राजधानी के अंदर ग्रीन और सस्टेनेबल मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए परिवहन सेवाओं की गुणवत्ता में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने के मकसद से एक अहम फैसला लिया है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली मोटर व्हीकल एग्रीगेटर एंड डिलीवरी सर्विस प्रोवाइडर स्कीम 2023 को अपनी मंजूरी दे दी है। ये स्कीम दिल्ली में यात्री परिवहन सेवाएं प्रदान करने वाले एग्रीगेटर्स और डिलीवरी सेवा प्रदाताओं को रेगुलेशन और लाइसेंसिंग के लिए एक प्लेटफॉर्म मुहैया कराएगी। अब ये फाइल एलजी ऑफिस को भेज दी गई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज बिहार के चौथे कृषि रोड मैप को लॉन्च किया। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा कि कृषि बिहार की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। चौथे कृषि रोड मैप में 12 विभागों को शामिल किया गया है। इसके तहत बिहार सरकार अगले 5 साल में 1,62,000 करोड़ रुपए खर्च करेगी। इसके साथ ही ये लक्ष्य रखा गया है कि 2025 तक हर खेत में पानी पहुंचाया जाएगा। हिमाचल प्रदेश में बारिश बर्फबारी के बाद अब मौसम साफ हो गया है। आज प्रदेश भर में धूप खिली। हालांकि बीते 12 घंटे में प्रदेश के कई इलाकों में बारिश हुई। रविवार और सोमवार को बर्फबारी बारिश के चलते हिमाचल प्रदेश में तापमान में काफी गिरावट देखने को मिली। लाहौल स्पीति में न्यूनतम पारा माइनस में चला गया। इसी तरह शिमला, नरकंडा और मनाली में तापमान भी खासा असर उसमें हुआ है। मौसम विभाग के अनुसार हिमाचल प्रदेश में आने वाले 5 दिनों तक मौसम साफ रहेगा और धूप खिलने का अनुमान है। और अब बात बाजार की। बुधवार का दिन बाजार के लिए अच्छा नहीं रहा। बाजार भारी गिरावट के साथ बंद हुआ। सेंसेक्स 551 अंक फिसलकर 65,877 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 140 अंक जोड़कर 19,671 पर क्लोजिंग हुई। बैंक निफ्टी 521 अंकों की बड़ी गिरावट के साथ 43,889 पर बंद होने में कामयाब रहा। और नवरात्रि पर शुरू करें शुभ निवेश अनिल सिंघवी के नवरत्न एसआईपी के साथ। तो नवरात्रि में आप भी अपने पोर्टफोलियो में भर सकते हैं पॉजिटिव रिटर्न का उत्साह जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी के नवरत्न एसआईपी के साथ। एस्ट्रा माइक्रो और ये स्टॉक पहली बार मेरे रिकमेंडेशन लिस्ट में आया। डिफेंस से रिलेटेड कामकाज से जुड़ा हुआ, टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ ये स्टॉक है। तो इस स्टॉक में खरीदारी करने की राय है। क्यों है खरीदारी जी? पहली चीज़, प्रमोटर्स बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। अभिदीप कंपनी की जो रेवेन्यू है वित्त वर्ष 2023 का मार्च का कितना है? 816 करोड़। वित्त वर्ष 2028 5 साल में कितना बढ़ सकता है 816 करोड़ से? 8,000 करोड़ का टारगेट रखा है। 10 टाइम्स जी हाँ। साल दर साल 30% के आसपास की कंपाउंडेड ग्रोथ कंपनी में आ सकती है। ये कंपनी के प्रेजेंटेशन से दिखता है। सरकार का ये कहना है कि हिंदुस्तान में जितनी भी गाड़ियाँ बनेगी, जितने भी मोबाइल फ़ोन होंगे, ये होंगे, वो अब हमारे सेवेंटी लाइफ साइकिल। ये नेविक चिप बनाने वाली इंडिया में 2 ही कंपनी है जी, जिसमें से एक एस्ट्रा माइक्रो। अच्छा। ये बड़ा मौका इनके लिए खुल सकता है। तो मेरा ये कहना है कि सेम फॉर्मूला रखना है। आराम से खरीदिए। ज़रूरी नहीं कि आज के आज आपको लेना है। कोई जल्दी, कोई हड़बड़ी नहीं है। आराम से लीजिएगा और हर 10% के फॉल पे आपको
SIP करनी। नाम ही ध्यान रख लीजिएगा, नवरत्न SIP है। तो और आएंगे भी फॉल, ऐसा नहीं कि नहीं आएंगे, कोई वन साइडेड मार्केट। तो आराम से आप धीरे धीरे एक्यूमुलेट कीजिए। मैं छोटे टारगेट अभी 103 साल के लिए दे रहा हूँ, लेकिन अल्टीमेटली 2028 तक अगर कंपनी कहती है हम 8,000 करोड़ का रेवेन्यू करने की ताकत रखना है, तो आपको 5 साल के व्यू से इसको पोर्टफोलियो में रखना चाहिए। अभी के टारगेट 600, 685 और 750, ये 3 छोटे टारगेट है जिसके लिए आपको खरीदारी करनी है और हर 10% फॉल पर SIP करनी है। बिल्कुल। आज मोदी कैबिनेट की बैठक में एक साथ सरकारी कर्मचारियों, रेल कर्मचारियों और किसानों को बड़ी सौगात मिली है। सरकारी कर्मचारियों के लिए DA में बढ़ोतरी की गई है और इसके साथ ही रेल कर्मचारियों के लिए बोनस देने का ऐलान भी किया गया है। वहीं किसानों के लिए MSP में बढ़ोतरी पर भी कैबिनेट ने अपनी मुहर लगा दी है। पीएम मोदी की अध्यक्षता में आज कैबिनेट और CCEA की बैठक हुई, जिसमें कई अहम फैसलों पर मुहर लगी है। सरकार ने त्योहारी सीजन में एक साथ सरकारी कर्मचारियों, रेल कर्मचारियों और किसानों को बड़ी सौगात दी है। बात किसानों की करें तो कैबिनेट ने 2024-25 के लिए रबी फसलों की MSP बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। जिन 6 फसलों पर MSP बढ़ाई गई है उसमें चना, मसूर, गेहूं, जौ, सरसों और कुसुम शामिल है। गेहूं की MSP 2,125 से 2,275 रुपए प्रति क्विंटल, जौ की MSP 1,735 से 1,850 रुपए प्रति क्विंटल, चने की MSP 5,335 से 5,440 रुपए प्रति क्विंटल, मसूर की MSP 6,000 से 6,425 रुपए प्रति क्विंटल, सरसों की MSP 5,450 रुपए से 5,650 रुपए प्रति क्विंटल और कुसुम की MSP 5,650 रुपए से बढ़ाकर 5,800 रुपए प्रति क्विंटल कर दी गई है। इधर कैबिनेट ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनधारियों को भी बड़ी सौगात दी है। सरकार ने महंगाई भत्ता 4% बढ़ाने की मंजूरी दे दी है, जो 1 जुलाई से लागू होगा। कैबिनेट की मंजूरी के बाद महंगाई भत्ता अब 42% से बढ़कर 46% कर दिया गया है। सरकार के इस फैसले से 48 लाख से ज्यादा सरकारी कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। वहीं करीब 68 लाख वेतन भोगियों को भी बढ़ा हुआ DA मिलेगा। वहीं रेलवे कर्मचारियों को भी सरकार की तरफ से बड़ा तोहफा दिया गया है। कैबिनेट ने रेलवे कर्मचारियों को बोनस देने की मंजूरी दे दी है। रेलवे के 11 लाख से ज्यादा नॉन गैजेटेड कर्मचारियों को 78 दिन के वेतन के बराबर बोनस देने का ऐलान किया गया है। इसके तहत सरकार इस साल कर्मचारियों को प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस के रूप में 1,968 करोड़ रुपए बांटेगी। इस ऐलान के बाद रेलवे कर्मचारी बेहद खुश हैं। कुल मिलाकर कहे तो केंद्र सरकार ने त्योहारी सीजन में एक साथ सरकारी कर्मचारियों, रेल कर्मचारियों और किसानों को बड़ा तोहफा दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। इसी के साथ इंडिया 360 में आज बस इतना ही। इजाजत दीजिए।